चलो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ाया था तुम्हें, हम लोग बात कर रहे थे एपरेंट डेप्थ। हम किसकी बात कर रहे थे? एपरेंट डेप्थ, ठीक है। एपरेंट डेप्थ की बात कर रहे थे। एपरेंट डेप्थ का जो फार्मूला था, सोचना, जो मैंने लास्ट टाइम पे बताया था तुम्हें, एपरेंट डेप्थ, डी एपरेंट का जो फार्मूला था वो क्या था? N1 अपॉन N1 कौन सा मीडियम था? जहां से देख रहे हो। अगर मान लो तुम एयर से देख रहे हो, कहां से देख रहे हो? एयर से, तो ये फार्मूला D अपॉन N2 हो जाएगा। सिर्फ D अपॉन क्या हो जाएगा? सही है, अगर एयर से देख रहे हो तो। अब जरा सोचो सर, ऐसा है मेरे पास में एक ये मीडियम, एक ये मीडियम, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ये मीडियम है μ1 और ये मीडियम है μ2। इसकी डेप्थ मान लिया d1 और इसकी डेप्थ मान ली। अब यहाँ पर कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर क्या रखा है? मैं कहूँ अगर मैं यहाँ से तुमको यहाँ से किसी कोई चीज है वो यहाँ से देख रही है, तो इसकी डी एपरेंट क्या हो जाएगी? डी एपरेंट तो क्या हो जाएगी? डी एपरेंट, डी एपरेंट इसकी क्या हो जाएगी? तो देखो, जो भी ऑब्जेक्ट को तुम देख रहे हो, अगर मैं डी एपरेंट की बात करूंगा तो मैं तो एयर में हूं। मैं कहां पर हूं? अगर एयर में हूं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसके लिए जो शिफ्टिंग होगी एपरेंट डेप्थ वो d1 अपॉन μ1 और दूसरे के लिए d2 अपॉन, यही तो हो जाएगी सर। पहले के लिए d1 अपॉन μ1 और दूसरे के लिए d2 अपॉन। अगर दोनों चीजें सेम मीडियम में होंगी, अगर दोनों चीजें सेम मीडियम में होंगी, अगर दोनों चीजें सेम मीडियम में हो जाएंगी तो डी एपरेंट नहीं होगी। डी एपरेंट नहीं, डी एपरेंट डी के बराबर होगी। डी एपरेंट किसके बराबर होगी? डी के। यानी कि जो चीज जहां रखी है रियलिटी में, वो चीज तुमको वही दिखाई देगी। अगर बराबर हो जाएंगे तो सही है, और बराबर नहीं होंगे तब तो हमारा फार्मूला ये हो गया। सर इसी में मैंने जब शिफ्टिंग के लिए फार्मूला निकाला था, इसी में जब मैंने शिफ्टिंग के लिए फार्मूला निकाला था, तो शिफ्टिंग का मेरा फार्मूला क्या निकल के आया था? डी शिफ्टिंग बराबर डी कॉमन में, ब्रैकेट में 1 माइनस μ1 अपॉन μ2 और वही n1 n2 ही तो μ1 μ2 है, ठीक है, ठीक है। और μ1 को अगर मैंने एयर डाल लेता, क्या लगा लेता मैं? एयर, तो मेरा क्या हो जाता? डी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन μ, 1 अपॉन, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो,
देखो क्वेश्चन लिखना, कंसीडर the situation in figure, ठीक है। अब देखो मैंने मीडियम ले लिया, ठीक है। ये मेरे पास में प्लेट्स हैं, ठीक है, ये प्लेट्स हैं, ठीक है। अब मैंने कहा मान लो हर प्लेट का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 3। यहां सब में क्या है, एयर है, यहां सब में क्या है, कोई मेरे पास में वस्तु यहां पर रखी हुई है, यहां पर मेरे पास में क्या है, वस्तु, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट रखा। अब कोई बंदा यहां से देख रहा है, ठीक है, इसकी थिकनेस मान ली 3 सेंटीमीटर, ये दूरी है 6 सेंटीमीटर, इसकी मान ली 4 सेंटीमीटर, ये दूरी है 3 सेंटीमीटर, ये मान ली 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा है। और ये जो बंदा है वो है यहां से 2 सेंटीमीटर, इससे कितनी दूर है, 2 सेंटीमीटर दूर बंदा यहां से आंख से देख रहा है, ठीक है। मैंने तुमसे कहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड आई। ये इमेज और आई, इमेज कहां बननी भाई, ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, जाहिर सी बात है इमेज कहीं बन रही होगी, इमेज बन रही होगी, इमेज और बंदे के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, कितनी डिस्टेंस होगी, वो पूछा गया कि बताओ उसके बीच में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। करें सॉल्व, करें। अब जरा सोचना, देखो सर ये इमेज को ऊपर शिफ्ट करेगी, ये भी शिफ्ट करेगी, ये भी, क्या एयर शिफ्ट करेगी, नहीं करेगी, एयर शिफ्ट, तो देखो ये बेचारा एयर शिफ्ट नहीं करेगा, यानी कि ये 2 ही रहेगी, ये 6 ही रहेगी और ये 3, तो 6 और 3 9 और 2 11, 9 और 2, ये तो शिफ्ट नहीं होने वाली सर, ठीक है, ये तीनों शिफ्ट कर रहे हैं। और शिफ्टिंग का फार्मूला क्या होता है बेटा, शिफ्टिंग क्या होती है, डी, ये कितनी है 3, 1 - 1 अपॉन मी, आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें जब हम लोग करेंगे तो 3 ऐसे ही, ये होता है बेटा 3/2, 3/2, लो मैं कर रहा हूँ तुम कंफ्यूज हो जाओगे, 3/2, तो 3 कहाँ रहेगा नीचे, 2 कहाँ जाएगा, एलसीएम लिया कितना आया 3, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 3 से कितना आया, इस ये कितना शिफ्ट करेगा, 1 शिफ्ट कर देगा, ये शिफ्ट कितना करेगा ये वाला, तो ये लगाओ देखो वही
4 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, तो कितनी शिफ्ट करेगा 2 सेंटीमीटर। ये कितनी शिफ्ट करेगा, तो ये कितनी है सर 6 1 माइनस 1 अपॉन एलसीएम कितना आया, तो ये कितनी शिफ्ट करेगा 4, कितनी शिफ्ट करेगा 4। इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी शिफ्ट करेगा, यानी कि सर ये 4 सेंटीमीटर ऊपर कर देगा और ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है। तो देखो सर जी 1 सेंटीमीटर मतलब मेरी इमेज यहां थी, अब यहां दिख रही होगी, ठीक है। ये क्या करेगा, इतना शिफ्ट कर देगा। अब पूरा कितना है, ये 3 और 4 7 7 और 6 7 और 6 13, कितना है 13। और शिफ्ट कितना हो गया ऊपर शिफ्ट 4 2 6 और 1 7, तो कितना बचा 6 बचा, यानी कि इसमें 6 जोड़ देंगे। कितनी दूर दिखेगा ये, यानी कि यहां से 17 सेंटीमीटर दूर दिखेगा। 17 का मतलब क्या हो गया, 3 और 2 5 5 और 6 11 11 4 15, यानी कि कहीं यहां दिख रही होगी इमेज, ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज कहां दिख रही होगी यहां, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां है लेकिन तुम यहां से देखोगे तो तुम्हें इमेज कहां दिख रही होगी, यहां दिख रही होगी। बात समझ आ रही है, यहां दिख रही होगी। यह दूसरा तरीका अगर तुमको देखना था, ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। वैसे तरीके तो काफी हैं इसके। इमेज की शिफ्टिंग किस प्रकार से होगी, तो सीधा पहले हमने क्या किया सर, एयर वाली सब कर ली, एयर वाली लिख ली, फिर कितनी शिफ्ट हो रही है वो शिफ्ट निकाल ली। उसके बाद में देखो इसी से तो शिफ्ट हो रही है, तो टोटल ये डिस्टेंस कितनी है, इन सबको जोड़ लिया 13 में से कितनी शिफ्ट हो गई 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर कहां पहुंच गई ऊपर, 7 सेंटीमीटर कहां पहुंच गई ऊपर। तो कितनी बची 6। तो देखो 11 इनके कारण था और 6 इनके कारण बचा, तो 11 और 6 कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। लेट्स से नहीं मिलेगा, पता नहीं तो लाइट नहीं चल रही, ये तो पता नहीं है आई नहीं। ठीक है, अब खत्म करो, उसको खत्म करो। खत्म कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो अगला है नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट थ्रू ए ग्लास स्लैब। नॉर्मल शिफ्ट थ्रू ए ग्लास। अब देखो एक ग्लास स्लैब है सर मेरे पास, ऐसे लगाऊं, ये बड़ा छोटा,
ठीक है। एक मेरे पास ग्लास स्लैब है, ठीक है। इस ग्लास स्लैब पर कोई लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, देखो बच्चों, गिलास स्लैब पर लाइट आ रही है। अगर ये लाइट, ये इसका बीच का पार्ट हो गया, अगर ये लाइट सीधी जाती, ये लाइट कैसी जाती, सीधी, अगर ये लाइट सीधी जाती तो वो यहां पर मिलती। मान लो अगर ग्लास स्लैब नहीं होता, ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट यहां मिल रही होती, यहां मिल रही होती, ठीक है। अगर मान लो ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट यहां मिल रही होती, लेकिन जब लाइट यहां पर पड़ी, जब ये लाइट यहां पर पड़ी तो यहां पर क्या हो गया, नॉर्मल, और यहां भी क्या हो गया सर, नॉर्मल। अब बताओ इधर क्या है, रेरर, इधर क्या है, तो जो लाइट है अगर वो रेरर से डेंसर जाएगी, रेरर से कहां जा रही है, डेंसर, तो नॉर्मल के कहां जाएगी, पास। लाइट ऐसे ना जाके नॉर्मल के और थोड़े पास होगी, देखो हो गई नॉर्मल के पास, और ऐसे ही यहां पर भी लाइट नॉर्मल के थोड़ी क्या हो गई, देखो नॉर्मल ये है, जाना चाहिए था इधर, लेकिन अब नॉर्मल के कहां गई, पास। जहां पर ये लाइट पड़ी, जहां पर ये लाइट पड़ी, जहां पर ये लाइट पड़ेगी सर वहां पर भी तो नॉर्मल हो जाएगा, बोलो, जहां पर लाइट पड़ेगी वहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल, जहां लाइट पड़ेगी वहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ये भी तो नॉर्मल हो गया। अब लाइट बताओ डेंसर से कहां जा रही है, रेरर में, डेंसर से कहां जा रही है, अगर लाइट डेंसर से रेरर में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से कहां जाएगी, बोलो, लाइट को जाना चाहिए था सीधा, अब नॉर्मल से कहां जाएगी, बोलो, दूर, नॉर्मल से कहां जाएगी, तो लाइट कुछ इस तरह मिलेगी, लाइट कुछ इस तरह मिल गई। तो जो लाइट बेचारी पहले यहां मिलनी चाहिए थी, ये ग्लास स्लैब की वजह से अब लाइट कहां मिल रही है, देखो ऐसे आई, ऐसे जाने के बाद जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन गई ऐसे, ऐसे जाने के बाद में यहां पर जाके जो लाइट, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो जो लाइट इस पॉइंट पर मिल रही थी, अब वो इस पॉइंट पर मिल रही है, इस पॉइंट पर, तो ये क्या हुआ, शिफ्टिंग ही तो हुआ, ये क्या हुआ, शिफ्टिंग। तो ये जो शिफ्टिंग है, अगर तुमने अगर इसको O मानो और इसको क्या मानो, O डैश, तो जो इसमें शिफ्टिंग वो कितनी है सर, O डैश कितनी है, अगर इसकी थिकनेस का मतलब होता है, अगर इसकी थिकनेस क्या है, T, थिकनेस क्या है, अगर थिकनेस T है तो इसकी जो होती वो हो जाता है 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास स्लैब, तो जो शिफ्टिंग का फार्मूला है वो हो जाता है T ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, क्या है बताओ फटाफट, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, ग्लास स्लैब, ठीक है। टी तो पता है थिकनेस है, टी थिकनेस है, ये शिफ्टिंग हो गई। तो ये देखो होना चाहिए था इधर चलेगी, दूर चलेगी, बाहर क्या है बच्चों, एयर, बाहर क्या है, एयर,
सर जी बाहर एयर ना होती, अंदर भी मीडियम होता और बाहर भी कोई मीडियम होता, अंदर वाले मीडियम को तो μ2 लिख लो, बाहर वाले मीडियम को μ1 लिख लो, तो शिफ्टिंग का फार्मूला कोई बता सकता है? तो शिफ्टिंग का फार्मूला क्या हो जाता अगर अंदर कुछ और मीडियम होता, बाहर कुछ और मीडियम होता? हो जाता O डैश इक्वल T बस माइनस n1/2। क्या हो जाता? O डैश इक्वल टू T बस माइनस n1/2। n1/2। हाँ सही, ठीक है, तो तुम्हारा ये हो। अच्छा अब मुझे एक बार बताओ, ये डायग्राम समझ में नहीं आया। डायग्राम समझ में नहीं आया? हाँ जो डायग्राम है शिफ्टिंग वाला। अच्छा ये बताओ, जब कोई लाइट रेजर से डेंसर में जाती है तो किधर जाती है? नॉर्मल से दूर, नॉर्मल के पास? रेजर से कहाँ जाए? तो नॉर्मल से। और जब रेजर से, जब डेंसर से रेजर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर, बस वही होता है। बताऊंगा उतार लिया, उतार लिया, खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखना, ये जो बच्चा बोला, एक बार जरा सुनो। मेरे पास ये एक स्लैब है, ये एक, जिसकी थिकनेस कितनी है? ये इसकी कोई मीन पोजीशन बीच वाली चीज मीन मान ली, ठीक है, देख लेना, इसे समझ में नहीं आया। अब जरा समझना, सर एक लाइट रे है, एक ऐसे आई, भाई लाइट जहां पड़ेगी वहां क्या होगा? यानी कि सरफेस पर लंब, यहां पर पड़ी और यहां पड़ी, सरफेस पर लंब डाल दिया। अब ये किरण अगर सीधी जाती तो कुछ ऐसे जाती, ये भी अगर सीधी जाती तो कुछ ऐसे जाती, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो। अब लाइट बेचारी इधर है रेलर और इधर है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। अगर नॉर्मल की तरफ को मैं मोड़ूंगा तो नॉर्मल की तरफ मतलब ये हो गया, ऐसे ही इसमें भी नॉर्मल की तरफ मोड़ूंगा यानी कि ये हो गया, इधर चलेगी। अब जहां पड़ी वहां पर भी तो नॉर्मल होगा, जहां पड़ी वहां पर भी क्या होगा? नॉर्मल। अब लाइट को देखना, लाइट को जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन और इधर जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब ये कहां जाएगी? नॉर्मल से दूर। नॉर्मल से दूर का मतलब ये नॉर्मल है, इससे दूर मतलब, ठीक है, ये हो जाता है। तो अभी मैंने बताया तुम्हें, मान लो अगर इधर मीडियम μ2 है और इधर मीडियम क्या है, तो जो मेरी शिफ्टिंग हो जाएगी, तो जो शिफ्टिंग का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा T1 माइनस बाहर का अपॉन अंदर, ठीक है। दूसरी चीज एक बार समझो, ये कब, ये देखो, ये वाला पता है चीज कब आ रही है? ये जो शिफ्टिंग है ये इधर की ओर तब आ रही है जब μ2 क्या है? ज्यादा, किससे? अगर μ1 ज्यादा, अगर μ1 ज्यादा हो गया यानी कि बाहर का ज्यादा हो गया अंदर का कम, तो यहां पर देखो पहले रेज यहां मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली है यहां। अगर उल्टा हो गया, अगर μ2 कम हो गया μ1 से, तो इसे मिलना चाहिए था यहां लेकिन फिर मिलेगी,
ठीक है, शिफ्टिंग उधर की जगह कहाँ हो जाएगी, इधर की हो, यानी कि जस्ट अपोजिट साइड में शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, ये सब मैंने बताया। अब आगे लिखते हैं हम लोग, हेडिंग है लैटरल शिफ्ट। लैटरल, अब देखो लैटरल शिफ्ट क्या होता है, फिर से समझो। सर मैंने एक ग्लास स्लैब ले लिया, ठीक है, हमने एक ग्लास स्लैब ले लिया, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस वही टी, ग्लास स्लैब की थिकनेस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ऊपर मान ली, अब कोई भी देखना, कोई भी लाइट रे आएगी, मान लो मेरे पास में लाइट रे ऐसे आई, जैसे ही लाइट रे जहां पड़ेगी वहीं पर क्या होता है बच्चों, नॉर्मल। बोलो, अरे वहां नॉर्मल हो गया, यही तो नॉर्मल है इस पर, ये क्या हो गया, नॉर्मल। अब इधर क्या है, रेयर, इधर क्या है, डेंसर। सोचना, रेयर और ये डेंसर, अगर ये लाइट, ये वाली लाइट अगर सीधी जाती तो कुछ ऐसे जा रही होती, देखो सीधी जा रही होती तो ऐसे जा रही होती, लेकिन जैसे ही वो इसमें पड़ी, डेंसर में आई, नॉर्मल से कहां हो गई, दूर, तो नॉर्मल से पास, नॉर्मल से, बोलो लाइट कैसी हो गई, नॉर्मल के पास। अब लाइट यहां पड़ने के बाद में, यहां पड़ने के बाद नॉर्मल के पास जाएगी, देखो ये नॉर्मल के कहां हो गई, जहां लाइट पड़ी वहां पर भी तो नॉर्मल होगा, ठीक है। अब लाइट कहां जाएगी, डेंसर से रेयर में, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से कहां जाएगी, दूर जाएगी। अगर लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी यानी कि लाइट ऐसे चली जाएगी, ठीक है। देखो ये दोनों कैसे हो, एक दूसरे के पैरेलल, कैसे हो गई, तो इस ग्लास स्लैब के रखने से, सर इस ग्लास स्लैब के रखने से जो लाइट सीधी जा रही थी वो अब सीधी ना जाके इधर जा रही है, यानी कि लाइट का क्या हो गई, शिफ्टिंग, लाइट की क्या हो गई। अब लाइट कितनी शिफ्ट हुई है, लाइट कितनी शिफ्ट हुई है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, यहां से परपेंडिकुलर डालो इस पर, यहां से लोग क्या डालें, परपेंडिकुलर। अगर यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला, देखो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब है लंबवत, लंब, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, लंब डाल दिया, जो लंब डाला है यही मेरी कहलाएगी लैटरल शिफ्टिंग, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। लंब का मतलब है ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी, यही तो लंब का मतलब हुआ, यही से कहलाती है मेरी लैटरल शिफ्टिंग। अगर यहां पर एंगल क्या था, आई, तो यहां एंगल माना आर, ठीक है, यहां एंगल आर, और यहां पर मान लो किसी रेस किससे निकल रही है, ई से निकल रही है, किससे निकल रही है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ऊपर एयर, और नीचे भी क्या है, नीचे भी है एयर, ठीक है। अब बेटा इसका डेरिवेशन है, पूरा क्या है, डेरिवेशन, जो 12th में कराया जाता है, ठीक है, डेरिवेशन कराने का है। तो डेरिवेशन जो निकल के आता है वो निकल के आता है डी बराबर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस आई अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ब्रैकेट बंद, साथ में टी साइन आई, टी साइन। ये लैटरल शिफ्टिंग कितनी होती है उसका फार्मूला है, ठीक है। 1 माइनस कॉस आई बटे अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई इंटू टी कॉस आई। टी क्या है इसकी, थिकनेस, ये क्या है, थिकनेस।
12th में नहीं कराया था, ये 12th में नहीं कराया था कभी, 12th में नहीं है, कराया नहीं था, मुझे ध्यान है। ठीक है, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। d इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस आई बटे अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई इनटू t cos t sin आई। यहाँ आर नहीं आ, नहीं r से मतलब ही नहीं रखा है ना, क्यों हम r निकालते जाए। ठीक है, ये डेरिवेशन है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में इसी में मान लो यदि एंगल बहुत छोटे हैं, एंगल बहुत क्या है, अगर एंगल बहुत छोटे हैं यानी कि आई का मान लगभग किसके बराबर माना है, 0 के बराबर। ठीक है, तो देखो अगर cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो यहां पर बचेगा d बराबर 1 माइनस, ये तो 1 हो गया, नीचे अंडर रूट म्यू स्क्वायर, इसको कर दिया लगभग 0 के बराबर, और यहाँ पर t एंगल बहुत छोटा है तो क्या कर दिया i। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर जी यहाँ पर भी 0 कर दो तो sin 0 पूरा 0, पूरा 0 तो पूरी वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ क्या ले लिया है, छोटे के कारण एंगल ले लिया। ठीक है, और सब जगह क्या ले लिया है, 0। अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको तो अंडर रूट म्यू स्क्वायर से सिर्फ क्या रह गया, म्यू टी आई, और इसको चाहे ऐसे लेने दो चाहे एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया म्यू माइनस 1 और साथ में क्या आया, यदि एंगल बहुत छोटा होगा तो तुम्हारा ये बता लिया। अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने जो ये एंगल है वो कितना कह दिया, 45 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने दे दिया 2। इसकी जो थिकनेस है वो मैंने दे दी 4 सेंटीमीटर। मैंने तुमसे पूछा कि तुम मुझे भाई क्या बताओ, बोलो क्या बताओ, लैटरल शिफ्टिंग कितनी हुई होगी। ठीक है, या इमरजेंट रे कितनी शिफ्ट हो गई, इमरजेंट रे कितनी। अब देखो क्या यहाँ पर एंगल छोटा है, नहीं। अगर एंगल छोटा नहीं है तो हम छोटा वाला फार्मूला क्यों लगाएंगे, मतलब नहीं बनता है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही वाला, d बराबर ब्रैकेट में 1 माइनस cos i अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i ब्रैकेट में t साइन i, यही फार्मूला लगाएंगे। अब ये फार्मूला में i की जगह पे मुझे सब कुछ पता है, मुझे सिर्फ क्या निकालना है, d निकालना है। क्या अच्छा t साइन i है, t साइन i। फटाफट बल रखो, बताओ आंसर क्या आ जाएगा इसका।
सारे एंगल को बताओ आंसर क्या आ रहा है। अब ऐसे आंसर नहीं आया। cos 45 का मान कितना होता है? ठीक है, 1/√2 बटे अंडर म्यू कितना है बेटा? 2, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। साथ में t कितना दे रखा है? 4 और sin 45 का मान 1/√। ठीक, अब देखो यहाँ पर करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, तो यहाँ बचेगा √7/√2। यहाँ काटेंगे तो यहाँ बचेगा 2/√2। इससे यहाँ बचा √7 माइनस 1/√7 और यहाँ बचा 2/√। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट बन जाओ, ये आंसर। खत्म करें, अब अगला हेडिंग पड़ेगा। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग पड़ेगा क्रिटिकल। फरवरी में तुम्हारे फॉर्म आ जाएंगे नीट के और जेई के पेपर इस समय चल रहे हैं, मेंस के। इसको हिंदी क्रांति को और जेई मेंस के पेपर होता है कुल क्रांति को लेकर उसको। हाँ, जेई मेंस के बहुत पेपर होते हैं। और जेई मेंस साल में 2 बार पेपर होते हैं ना। 21 से पेपर चल रहे हैं जेई मेंस के। आज कितनी है? पेपर चलते हुए इतने दिन हो गए और सेंटर बच्चों को गया है, कुछ का मुरादाबाद गया है, कुछ का कानपुर गया है, इस प्रकार से है। लेकिन ज्यादातर बच्चों का पेपर मुरादाबाद में ही है। 21 से स्टार्ट होते हैं। पेपर चल रहे हैं कंटिन्यूसली और ऐसे ही चलते हुए रहेंगे पेपर। सही है। और अब क्या, जैसे ही बोर्ड के पेपर खत्म होंगे तुरंत उनका दूसरा पेपर हो जाएगा। फॉर्म पढ़ने लगेंगे, तुरंत फार्म तुम्हारे संग पढ़ने लगेंगे उनके दूसरे पेपर के। तो दूसरा, अब जैसे मान लो उनको पहले पेपर में स्कोर ठीक नहीं हुआ तो आराम से अपना दूसरा पेपर दे लो, दूसरे पेपर में ठीक स्कोर कर लो, किसी एक में अच्छा कर लो, जो उसके अच्छे नंबर होंगे वो तुम्हारे जुड़ जाएंगे, दूसरा वाला बेकार हो जाएगा। वो अपने आप रिजेक्ट कर देंगे। आपको देखना है ना, अच्छे वो अपने आप ही रैंक की उसी हिसाब से बन के आती है पूरा, वो है वो सिस्टम। ठीक है, तुम लोगों का अगर हो गया गलत तो हो गया, भक्तों के साथ भक्तों दिक्कत तो दिक्कत है। अब देखो क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की सबसे खास बात ये है, क्रिटिकल एंगल तभी पॉसिबल है जब तुम डेंसर से रेयर में जाओगे।
अदरवाइज क्रिटिकल एंगल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब टेंसर मीडियम जानते हो कौन सा होता है, और एरर मीडियम में जानते हो। यानी कि सर क्रिटिकल एंगल की पॉसिबिलिटीज ही तभी है, क्रिटिकल एंगल बनेगा भी तभी जब तुम कहां जाओगे। अब देखना, जहां पड़ी वहां पर क्या होगा, उसका होगा वहां क्या हो गया। अब जरा समझना एक बात, जरा मेरी एक चीज समझो, जरा सोचना, मैं यहां पर तुम्हें बता दूं। तुम मुझे बताओ सर, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, तुम बताओ। मैंने कहा सर ये नॉर्मल है, लाइट ऐसे आई, लाइट को जाना चाहिए सीधा, लेकिन इधर क्या है रेयर, तो नॉर्मल से दूर नॉर्मल के पास, नॉर्मल से दूर, यानी कि लाइट बेचारी इधर चलेगी, इधर चलेगी। अब तुमने एंगल बढ़ा दिया, तुमने लाइट ही डाली ऐसे, अब लाइट बेचारी जा रही है ऐसे, अब बताओ लाइट कहां जाएगी, दूर, इधर चलेगी। अब तुमने एंगल और बढ़ा दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हें इतना एंगल हो जाएगा कि ये लाइट बिल्कुल इसकी सरफेस पर चली जाएगी, यानी कि बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। जब बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगी तो इस एंगल को हम लोग क्या बोल देंगे, क्रिटिकल एंगल, जिसे हम बोलते हैं आईसी क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल तभी पॉसिबल है जब एक तरफ हो डेंसर मीडियम और एक तरफ हो रेयर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लो, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैंने इस एंगल पर इसको यहां पर छोड़ा कि ये मैंने जो एंगल है वो माना क्रिटिकल एंगल, जिसे क्या बोले हम लोग आईसी। ठीक है, आईसी बोले। अब क्या हुआ, मैंने इस एंगल पर डाला कि ये लाइट बेचारी है वो इधर की ओर चली, इधर की ओर लाइट चलेगी। अब बताओ इधर की ओर जब लाइट ये गई तो इसने यहां से कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री बन गया। अब इसमें स्नेल्स लगाओ, कौन सा लगाओ, स्नेल्स। देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स, लाइट यहां से जा रही है, ये क्या है μ2, किस एंगल पर पड़ रही है, लाइट ऊपर गई μ1, एंगल क्या है 90 डिग्री तो है। तो अगर मैं यहां से साइन 90 बन होता है, साइन आईसी निकालूं तो इधर μ1 और इधर ये तो 1 हो गया। इसे हम लोग चाहे तो तुम ऐसे लिख लो बेटा, साइन उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, साइन इनवर्स μ1 अपॉन। ठीक है, अब देखना, अगर सोचो अगर μ2 की वैल्यू μ होती और μ1 की वैल्यू क्या होती, 1 होती, यानी कि एयर होती, इधर क्या होती एयर, तो जो क्रिटिकल एंगल होता मेरा साइन इनवर्स ये 1 हो जाता और ये क्या हो जाता, μ हो जाता। ठीक है, तब मेरा क्रिटिकल एंगल का फार्मूला ये आ जाता। ठीक है, क्रिटिकल एंगल का फार्मूला ये आ जाता। तो क्रिटिकल एंगल का फार्मूला 1/μ और क्रिटिकल एंगल तभी पॉसिबल है जब हमारी रेज हमेशा कहां जाएगी, डेंसर से रेयर। क्यों, क्योंकि अगर सर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की ओर चली जाएगी, नॉर्मल की ओर, जिससे कि वो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइट है तुम्हारी, तो लाइट हमेशा इस प्रकार से होती है। मौसम ठीक था, अब मौसम कोई गड़बड़ हो गया है, बादल आ गए। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल पॉसिबल तभी है जब कोई रेज कैसे जाएगी,
डेंसर से रेयर, ठीक है। ठीक है, अगला नंबर इसमें नोट करते हैं। लिख लिया? आगे लिखना। चलो देखो बेटा, देखो अगर मैं क्रिटिकल एंगल की बात करूं, सोचना अगर यहां पर पानी होता, यहां क्या होता और यहां क्या होता, तो उसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है ना वो है 48.6 डिग्री। कितना है? 48 पॉइंट। अगर 48.6 डिग्री से कम पर डालोगे तो रेस कहां निकल जाएगी? बाहर। और 48.6 पर डालोगे तो बाहर नहीं निकलेगी। बात समझ आ रही है? वैसे इसके बीच में होता है 48.8 इसके बीच, लेकिन हम लोग 48.6 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए? वाटर टू एयर। देखना क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर टू एयर कितना होता है? 48.6 डिग्री, ठीक है। अब देखना क्रिटिकल एंगल फॉर गिलास टू एयर, बेटा वो लिख लेना कितना होता है? 42 डिग्री। कितना होता है? 42 डिग्री, ठीक है। हाँ, तो 42 डिग्री होता है। तो पानी से एयर के लिए 48.6, लेकिन अगर गिलास टू एयर की बात आएगी तो एयर टू ग्लास क्या हो सकता है? एयर टू ग्लास नहीं, हमेशा होगा तो क्या होगा? ग्लास टू एयर। और ग्लास टू एयर होगा वो कितना होगा? 42 डिग्री, ठीक है।
खत्म करें? खत्म करें, ठीक है? अब देखो ये तो हो गया। अब जरा सोचना, तुम्हारे पास में ऊपर मान लो एयर है और नीचे क्या है? सर ये मेरे पास नॉर्मल आ गया, ये क्या आ गया? नॉर्मल। अब देखना, कोई भी जो लाइट रे होगी बच्चों, अगर लाइट रे 42 डिग्री पर गिरी तो वो सीधी चली जाएगी। 42 डिग्री पर गिरी तो ये ऐसे चली जाएगी, कभी वापस मतलब बाहर। अगर मैं 42 से कम डाल दूं, सोचो अगर 42 से क्या डालूं? कम, तो क्या होगा? तो बाहर निकल जाएगी। कहाँ निकल जाएगी? लेकिन यदि मैं 42 से ज्यादा डालूं, ज्यादा डालूं तो बेटा देखो, इस पर ये इधर जा रही थी, अब इस पर ये, ठीक है? इस फिनोमेना को देखो, अंदर से गई और अंदर ही निकल गई। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर बोल दो TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल, तब क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? तभी TIR होगा। ये हो गया थीटा और ये है क्रिटिकल, ठीक है? तभी TIR होगा, अदरवाइज TIR पॉसिबल नहीं, ठीक है? अदरवाइज TIR पॉसिबल नहीं। सही है? हो गया? तभी TIR होगा, अदरवाइज TIR पॉसिबल नहीं। ये हो, अब आगे बढ़ते हैं। खत्म करें इसको सर? ठीक है? अब एक बात जरा सोचो, इसको खत्म कर रहा हूं। भाई मेरे पास में सर 2 ग्लास टाइप के हैं, ठीक है? 2 ग्लास प्रिज्म समझो। अब देखना, सबसे पहली बात ये कि अगर एक रे, अच्छा एक बार बताओ, बहुत छोड़ो, एक बार बताओ, ये मेरे पास में कोई सरफेस है, अगर कोई रेस ऐसे आएगी तभी तो ऐसे जाएगी, लेकिन अगर कोई रेस सीधी आएगी तो सीधी चली जाएगी, चाहे उधर दूसरी साइड मीडियम कोई भी हो, कोई इफेक्ट पड़ने वाला। अब जरा सोचना सर, यहां पर क्या हुआ? एक लाइट जो थी वो सीधी आई, सीधी आई। अगर लाइट सीधी आई तो जहां पर ये पड़ी वहां पर क्या होगा सर? अरे बोलो, नॉर्मल। जहां लाइट पड़ेगी वहां पर क्या हो जाएगा? अब सर जो इसमें एंगल्स हैं, देखना जो एंगल है, ये एंगल बेटा
90 डिग्री, ये 45, तो ये भी 45 डिग्री। आसान बारी। अब जरा सोचना, सर ये लाइट पड़ी है जो यहाँ पर पड़ी है, ये कितने एंगल पर पड़ी है? जरा सोचना सर जी, जरा एक बार दो ध्यान दो सर, ये और ये देखो, ये सीधी गई, ये ऐसी आई, तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है। अरे ये भी कितना है, और ये लंब है, ये इस पर लंब है, तो ये पूरा 90 है, तो ये भी कितना होगा? 45। ये है क्या? गिलास के लिए। ये है क्या? आसान ना जी। अब देखना बेटा, ये लाइट गिलास में है और बाहर क्या है, तो क्या ये लाइट बाहर निकल जाएगी? क्यों? क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल कितना है? 42। क्रिटिकल एंगल क्या है? और ये कितने पर पड़ गई? 45 पर। कितने पर पड़ गई? 45 पर पड़ गई। तो ये रेज बेचारी की क्या होगी? ये रेज बाहर ना निकलेगी, बल्कि ऐसे चली आएगी। सही है? ये रेज तो ऐसे डालोगे तो बाहर, क्यों बाहर नहीं निकली? क्योंकि कितने एंगल पर पड़ी? 45 पर। अगर 42 पर पड़ती तो क्या होता? तो इस सरफेस पर चली जाती। 42 से ज्यादा तभी तो बेचारी ऐसे आ गई और सीधी निकल आएगी। कैसे निकल आई? सीधी रेज निकल आई, यानी कि लाइट ऐसे गई और ऐसे होके, तो इसका ये क्या हो गया? TI। तो क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। अब हम लोग जरा इस पे आओ, अब हम लोग इस पर आते हैं, ठीक है? इस पर समझना कि सर एक रेस जो थी, कोई भी रेस थी, अच्छा इस पर तो ये हो गया, ऐसे आई, ऐसे आई इधर से नहीं, इधर से आई, पड़ी और वापस ऐसे नहीं आएगी। इस पर रेज आ रही है दूसरी साइड से, पैरेलल हो जाती है ना, पड़ी, पढ़ने के बाद में कैसे डालूंगा इसको? हाँ, ऐसे आएगी, पड़ेगी, वापस हो जाएगी, ठीक है? ये होता है वैसे। बता लिया? बता लिया? अब देखो, मैं दूसरी बारी की बात करता हूँ, ठीक है? दूसरी बार इसे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? अब जरा सोचना, एक मैं इस प्रकार का बनाया, ठीक है? इस प्रकार का एक बनाया, देखना, इसका एंगल मान लिया मैंने 90 डिग्री, ये कितना है? 90 है, तो ये 45 और ये भी 45। समझ आ गया? अब मैंने क्या किया, एक रेज डाली,
एक रे डाली सीधी, यहां पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। यहां पड़ने के बाद बेटा यहीं पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा। अब नॉर्मल के बाद में देखो बेटा, ये एंगल 45, ये 90, तो ये भी 45 और ये भी 45 तो ये भी 45 हो गया। अब ये 45 होने के बाद ये बेचारी रेस बाहर नहीं निकलेगी, सीधी ऐसी आएगी। जहां सीधी आई, जहां पड़ी वहां पर भी तो नॉर्मल होगा, वहां पर क्या होगा, नॉर्मल। फिर से बेटा देखो, ये 90, ये 45, तो ये भी 45 और ये भी। फिर से रेस बेचारी कहां निकलेगी, बाहर। बाहर निकल के रेस इस प्रकार से, यानी कि एक दूसरे की लाइटें कैसी हो गई, पैरेलल। लाइट कैसी हो गई, लाइट ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई। क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना हो गया, 45। अब 42 से ज्यादा हुआ नहीं, 42 से ज्यादा हुआ नहीं, और उसने अंदर ही एंट्री मारी, तो लाइट ऐसे निकल के ऐसे। अब ये भी कितना हो गया बच्चों, 45, और ये भी 45, ये भी 45, ठीक है। ऐसे निकल के लाइट कहाँ आ गई, बात समझ आ रही है। ये है क्या सर, ये ग्लास, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। और तो कोई नहीं रह गया। अभी तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है, किस चीज का, अच्छा बॉटनी। बॉटनी वही जो खेती किसानी से संबंधित होती है, प्लांट वाली है, प्लांट। खत्म करें, ठीक है। अगला आता है, हेडिंग पड़ेगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। चलो अब ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं। देखो ऑप्टिकल फाइबर कहाँ कहाँ होता है और इसके अंदर TIR क्या होता है उस पर ध्यान देते हैं। सर ऑप्टिकल फाइबर की अगर मैं बात करूँ, हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर तुम किसी सजावट वाली दुकान पे जाओ तो वहां पर क्या होते हैं, तो वहां पर नीचे से लाइट निकल रही होती है और सफेद सफेद प्लास्टिक की पतली पतली होती है और तुम्हें लगता है जैसे ये जल रही है, ठीक है। वो वहां पर भी क्या होता है, TIR यानी कि वो एक प्रकार से क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। दूसरा सबसे काम ये है बेटा, ऑप्टिकल जो फाइबर है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है मुझे बताओ, जो हम बात करते हैं वो कौन सी वेव है, EM वेव, रेडियो वेव, EM वेव है। अब देखना सोचना कैसे काम करती है ये ऑप्टिकल फाइबर। जैसे अभी तुमने यहाँ पर किसी को फोन लगाया, ठीक है, यहाँ से किसी को फोन लगाया तो सबसे पहले यहाँ से जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ जाएगी, तुम्हारे नियरेस्ट टावर पर, जो सबसे पास में टावर है उस टावर पर क्या जाएगी, यहाँ से रिंग जाएगी, ठीक है। यहाँ से पहले सिग्नल जाएगा, उस टावर पर जाने के बाद में अगर तुमने गांव में कभी टावर लगते हुए देखे हो, मोबाइल टावर लगते हुए देखे हो, तो मोबाइल टावर लगते हैं तो नीचे से एक लाइन बिछती है,
नीचे से एक लाइन बिछते हुए जाती है पूरा। किसी भी टावर में देखना, उसमें नीचे क्या होगी, लाइन बिछी हुई होगी, और वो बहुत बहुत मोटी केबल्स होती है, ठीक है। वो केबल्स, तो तुमने सोचो, तुमने यहाँ से फोन लगाया, फोन लगाने के बाद में जो वेव है वो डायरेक्ट कहाँ गई, टावर पर। टावर में बेटा, टावर में वो लाइन बिछी हुई है, और वो लाइन जा रही है वहां पर जहां पर तुमने फोन लगाया है, उसके नियरेस्ट टावर है जहां पर, वो डायरेक्ट सिग्नल कहां जा रहा है, वहां पर। और वहां जाने के बाद जब उस टावर पर जाता है, उस टावर से कहां जाता है, उस बंदे के मोबाइल पर, ठीक है। फिर बात होती है, फिर जो वो बात बोलता है वो जाती है उस टावर पर, फिर जाती है अंडरग्राउंड केबल में, ठीक है। केबल से जाती है तुम्हारे पास में टावर पर, तुम्हारे पास टावर से आती है तुम्हारे पास, ठीक है। ये सारा प्रोसेस चलता है। अब ईएम वेव की तुमको पता है स्पीड बहुत है, 3 × 10 की घात 8, 3 × 10 की घात 8 का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर धरती के 7 चक्कर लगा ले वो, ठीक है। तो इसलिए तुमको ज्यादा लैग नहीं लगता है कि हाँ कि चलो बात हो रही है तो पर्टिकुलर टाइम पर तुम्हारी बात होती रहती है, ठीक है। ये है ऑप्टिकल का सिस्टम। अब दूसरी समझो, ऑप्टिकल जो फाइबर है, ठीक है, ये होती है तुम्हारी ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो इसका, अब सर जी ऑप्टिकल फाइबर क्यों लगाई, हम तो अगर यहीं से अपने टावर से दूसरे टावर पर सिग्नल भेज देते तो क्या हो जाता। तो टावर पर अगर तुम सिग्नल भेज दे तो जो वेव होती है ना, ईएम वेव कैसी होती है, ट्रांसवर्स नेचर की। तो ट्रांसवर्स वेव नेचर की वेव अगर इतनी दूर जाती तो उसका सिग्नल इतना कम हो जाता कि जाते जाते वहां तक पता चली एनर्जी ही नहीं बची, सही है। और जो तुम्हारी ऑप्टिकल फाइबर होती है और वो बहुत पतली होती है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, बहुत पतली होती है। जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो बहुत पतली है, और उसमें जब लाइट ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है, तो एनर्जी का लॉस नहीं होता। अब ऑप्टिकल फाइबर किस प्रकार से, जैसे मान लो इस प्रकार से तुम्हारे पास में, ये मैंने बहुत मोटी करके दिखाई है, ये बहुत पतली होती है, ठीक है। इस प्रकार से एक फाइबर है, वही ऑप्टिकल फाइबर है। इसके ऊपर ऐसी, इसे बोलते हैं क्लैडिंग, ये होता है बेटा कोर, ठीक है। अब देखो क्या होता है सर जी, ये यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अंदर के कंपर में, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है, क्योंकि टीआईआर कब पॉसिबल है, ज्यादा से कम। तो सर जी यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने μ2 माना और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जाहिर सी बात है μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, ज्यादा। अब ज्यादा होता है तो देखो क्या होता है कि जैसे ही तुमने ईएम वेव डाली, यहां पर डाली, ऐसे पड़ी ईएम वेव, पढ़ने के बाद में इसका टीआईआर हो गया, ऐसे पड़ी हो गया, फिर टीआईआर हो गया, ऐसे पड़ी। इस प्रकार से, इस टाइप से तुम्हारी ईएम वेव चलती जाती है। इस प्रकार से ईएम वेव तुम्हारी चलती जाती है, बात समझ में आ रही है। अब ऐसे फिर से टकराएगी, फिर जाएगी। तो ईएम वेव जो भी तुम्हारी जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें वेव इस प्रकार से चलती है। अब देखो सर जी यहाँ पर मैंने कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिया क्योंकि तुमको पता है कि कोई भी वेव टीआईआर तभी करेगी जब यहाँ डेंसर हो और बाहर रेयर। अब मान लो हमने मिट्टी में दबा दी है, कहाँ दबा दी है, मिट्टी में, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, केबल से ज्यादा, तो वो लाइट बाहर नहीं निकल जाएगी, तो वो लाइट बाहर निकल जाएगी। अब इस यहाँ पर जो ईएम वेव जा रही है उसे तो बस इससे मतलब है, बाहर चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, कोई मतलब वाली बात नहीं, ठीक है। और ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर्स हैं भी, इसमें खत्म थोड़ी ना होगी है। देखो अगर ऑप्टिकल फाइबर जो बिछी हुई है,
इंटरनेट ही नहीं है, नहीं कैसे पता? अच्छा, ऊपर लिख के आ और गया इंटरनेट कनेक्शन हमारा कनेक्ट नहीं हुआ तो फिर छोड़ो। अच्छा, फिर चला गया था, नहीं है? कर लिया ठीक है। तो वही है, ऑप्टिकल फाइबर का जो जाल बिछा हुआ है, ठीक है, वो समुद्रों में से गया हुआ लाइट वो है, समुद्र है, समुद्र में से एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, इस प्रकार से लाइट बिछी हुई है पूरी की पूरी। पूरी की पूरी लाइटिंग जो है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर इस प्रकार से बिछी हुई है पूरी, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। तो तभी तो अब सिग्नल, अब जो इंटरनेट आता है वो भी ऑप्टिकल फाइबर से आता है, इंटरनेट भी आता है। अब एक बात और याद रखना, जो यहाँ पर जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो मैंने कितना लिया है μ1, ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, या इक्वल होना चाहिए किससे, √2 से। √ जो भी ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो बराबर हो या फिर ग्रेटर देन हो किससे, √2 से, ठीक है, तभी पॉसिबल होते हैं। तो ये है ऑप्टिकल फाइबर, बस थोड़ी सी लिख लो और कुछ नहीं। और क्लैरिटी बता दिया क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखो, देखें कितना बना रहा है क्वेश्चन लिखा। फाइंड क्रिटिकल एंगल, फाइंड क्रिटिकल एंगल, फाइंड क्रिटिकल एंगल, फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ, फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ, or combination of two medium, combination of two medium in which speed of, in which speed of ray of light edge, ray of light edge, ray of light edge, ray of light edge 2 × 10⁸ meter per second and
1.2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए कैसे क्वेश्चन कर पाओगे। तुमसे क्रिटिकल एंगल पूछा है, अब सीधा सा मतलब है क्रिटिकल एंगल में कोई आपसे ये फार्मूला थोड़ी ना देगा, sin IC इक्वल टू बोलो म्यू 1/μ2। ठीक है, म्यू 1 क्या होता है, रेयर, म्यू 2 क्या होता है, ये थोड़ी ना देगा फार्मूला। ठीक है, कि तुमसे म्यू 1 म्यू 2 दे दिया, बताओ क्रिटिकल एंगल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दे दी उसने, स्पीड दे दी। क्या दे दी, अब तुम लोग एक फार्मूला जानते थे जो मैंने तुम्हें बताया था, v1/v2 λ1/λ2, साथ में sin I/sin r या I अपॉन या μ2 अपॉन 5/3 का मतलब होता है जानते थे ये बात। 1.66। अब इससे देखो v1/μ2 अपॉन, एक बात देखना, किसी भी डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा डेंसर है, ये डेंसर है, ये क्या है डेंसर, और ये क्या है रेयर। 0.6 into 7. ठीक है, वहाँ आ गया। एक डेंसर और एक रेयर। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें सर जी sin IC इक्वल टू, सर नीचे रहेगा डेंसर, ऊपर रहेगा रेयर। ठीक है, ऊपर रहेगा, तो यहां पर देखो डेंसर की वेलोसिटी कितनी थी 1.2, और ये, लेकिन अब ये उल्टा भी तो है सर जी, ये क्या है उल्टा, उल्टा है तो उसका उल्टा कर दो, तो नीचे हो जाएगा 2 × 10⁸ और ऊपर हो जाएगा 1.2 × 10⁸ से पॉइंट हटाया, 2 छम 2 दाएं 2 तिरिया 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये आ गया sin IC, तो IC इक्वल सर 0.36 बेटा 3/5, 0.6 3 बटे, कोई बता सकता है 3/5 किसमें होता है, 3/5 sin 37 का। सर 0.6 अगर डायरेक्ट निकाल दो तो साइन इनवर्स करके क्या कह रहा है, अगर साइन आई से निकाले हाँ। 0.6 साइन इनवर्स लिख दे तो 0.6, अगर ऑप्शन में 37 डिग्री होगा फिर क्या करेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो सही है, पहले तो होगा ही, नहीं होगा जो सही है। खत्म करें, अगला हेडिंग पड़ेगा। अच्छा एक बात जरा समझना, अगला हेडिंग से पहले अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लो तुम्हारे पास में यहाँ पर पानी है
और यहाँ एयर है। अब एक कोई कॉइन पड़ा है यहाँ, कोई भी कॉइन पड़ा है, वो टॉर्च भी ले सकता है, कॉइन की जगह टॉर्च भी ले सकता है, ठीक है। कोई टॉर्च पड़े, अब तुमसे कहेगा कि बताओ कॉइन कितने एरिया से दिखेगा, कॉइन कितने एरिया से दिखेगा। तो कॉइन कितने एरिया से दिखेगा, देखो बेटा इसकी कुछ उसने डेप्थ दे दी डी, जाहिर सी बात है सर, अगर मैं क्रिटिकल एंगल पर इसको डाल दिया, किस पर डाल दिया, तो ये रेस बाहर नहीं निकलेगी, इधर निकल जाएगी। क्या यहाँ वालों को रेस आते हुए दिखाई देगी? नहीं। और यहाँ वालों को दिखाई देगी, यहाँ वालों को दिखाई, तो ये डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, रेडियस। क्या हो जाएगी, रेडियस। यानी कि देखो अगर मान लो यहाँ पर कॉइन है, यहाँ पर कॉइन है, मैंने ऐसे लिया है, ये रेडियस हो गई, तो भैया इधर से भी तो उतना ही दिख रहा होगा, इधर से भी, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया। ये क्या हो जाएगा, तो कितने एरिया से देखेगा, तो तुम ऐसे इसमें लगा सकते हो, एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर, पाई बाई स्क्वायर, ठीक है। और इसे निकालने के लिए ये मेरे पास में क्या है, क्रिटिकल एंगल। ये क्या है, क्रिटिकल एंगल। अगर ये क्रिटिकल एंगल है मेरे पास में, ये रेडियस क्या है मेरे पास, r, ये क्या है गहराई d। अब देखो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या बन गया, z। क्या बन गया, z। अगर मैं इसमें निकालूंगा, देखना इसमें ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार, ठीक है। तो tan IC क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब है, और ये क्या है, d। और मैं जानता हूं क्रिटिकल एंगल के लिए अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लो या म्यू मान लो, क्या मान लो, और ऊपर एयर है तो क्या है, 1, तो इसके लिए मैं जानता हूं साइन IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/μ, और साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो अगर मैं यहाँ से आधार निकालूंगा तो आधार आ जाएगा √1 माइनस म्यू स्क्वायर, 1 माइनस। अब मैं क्या करूं सब चीज देखो, अगर मैं tan की वैल्यू अभी तुम बोले क्या होती है, लंब, तो लंब कितना है यहाँ पर, 1, लंब कितना है, 1, और आधार कितना है, 1 माइनस म्यू स्क्वायर, r/, तो r का मान आ गया d/√1 माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। अब तुमसे अगर एरिया निकलवाता तो क्या निकाल देते, पाई r स्क्वायर, पाई ऐसे ही स्क्वायर करोगे तो √, ठीक है। कि अगर कोई टॉर्च नीचे जल रही हो तो बताओ कितने एरिया में उस टॉर्च की लाइट दिखेगी, ठीक है। तो तुम्हारा इस प्रकार से होता है, उसका अगला निकालेंगे। आजकल से ठंड हो गई, अच्छे खासे दिन हो रहे थे, आपने कहा था ना जो बच्चे कुछ उनको लेके जाएंगे, बरसात होने वाली है।
ये 3-4 बच्चे बीएससी कर रहे हो, तुम सब लोग नहीं कर रहे हो? नहीं ये सब भी हो गई। सही है। तो तुम्हारे पेपर नहीं हो रहे हैं है बेटा? नहीं, अभी नहीं हो रहे हैं, जुलाई में होंगे। और लेवल पे खत्म करें। Handle refraction at spherical surface. Refraction at spherical surface. Refraction at spherical surface. Refraction at spherical surface. हाँ, देखो बच्चों, सरफेस का मतलब है मेरे पास में ऐसी कोई सरफेस हो सकती है या फिर इस प्रकार की कोई सरफेस हो सकती है, ठीक है? या फिर इस प्रकार की कोई सरफेस हो सकती है। इधर मैंने मीडियम मान लिया म्यू1, यहाँ मीडियम म्यू2, यहाँ मीडियम इधर भी म्यू1 और इधर मान लो मेरा कोई ऑब्जेक्ट बेचारा इधर है, ऑब्जेक्ट, और कहीं इमेज ही बन रही होगी। ऐसे ही इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट इधर, ये कौन सी सरफेस है? एक प्रकार से कॉन्वेक्स है, और वो कौन सी है? कॉनकेव। तो इसमें जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू2 अपॉन बी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन, ठीक है? अब देखो बेटा, ऐसी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट इधर है तो आर पॉजिटिव होगा, इसके लिए आर भी इधर है, ऑब्जेक्ट भी इधर है, तो आर क्या होगा? तो मैंने कहा जिधर ऑब्जेक्ट है उधर नेगेटिव और दूसरी साइड सर पॉजिटिव। तो इसमें इधर ऑब्जेक्ट होगा तो यू तो हमेशा ही क्या होगी? नेगेटिव। तो यू इसकी नेगेटिव, लेकिन इसकी आर पॉजिटिव, इसकी यू भी नेगेटिव और आर भी नेगेटिव, ठीक है? ये अब 12th में ऐसे 4 फार्मूला थे, 4 डेरिवेशन टाइप के थे, ठीक है? और बस ये है म्यू2 अपॉन बी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन।
ठीक है। और इसी का अगर मैग्निफिकेशन देखेंगे हम लोग, इसका अगर मैग्निफिकेशन देखेंगे तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, या फिर μ1 b अपॉन μ2 u, μ1 b अपॉन μ2 u, ठीक है। b तुम्हें पता है कौन सी डिस्टेंस होती है? Yes, sir. ये तुम्हारा पोल हो गया, ऑब्जेक्ट पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये तुम्हारी u होती है। अगर कहीं इमेज बन गई होती तो ये डिस्टेंस क्या हो जाती, और इसकी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? r बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? r, ठीक है। ये फार्मूला होता है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, μ2 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर प्लेन सरफेस होती तो क्या हो जाता? ये तो मेरी स्फेरिकल सरफेस है, अगर प्लेन सरफेस होती तो क्या होता? वहाँ बी की वैल्यू लगा के देखिए 0 तो फर्स्ट एंड अपॉन तो उसमें मैग्निफिकेशन वाले में μ1 बटे μ2 बचता है। तो मैग्निफिकेशन का सूत्र है, तो उसमें लास्ट में सिर्फ μ1 बटे μ2 तो प्लेन में, तो क्योंकि vu बराबर होते हैं दोनों, तो वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, प्लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक। देखो ये हो गया, अगर प्लेन की बात आती, कैसी सरफेस होती? प्लेन सरफेस। सोचो, अगर मैं प्लेन सरफेस की बात करता, अगर मैं प्लेन सरफेस की बात करता, प्लेन सरफेस के लिए तुम्हें सबको पता है r का मान। भाई प्लेन सरफेस कुछ इस प्रकार से होती, इस प्रकार से प्लेन सरफेस हो जाती, ठीक है। प्लेन सरफेस इधर μ1, इधर μ2, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो अगर ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी का मतलब हो गया 0, बेटा इन्फिनिटी का मतलब हो गया पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। पूरी वैल्यू 0 अगर हो गई तो ये बचता μ2 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू, यानी कि μ2 अपॉन b उधर जाता तो μ1 अपॉन, सही है। अब मैग्निफिकेशन की बात आती, मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो देखो बेटा बी यू के क्या हो जाता है? बराबर, बी यू के बराबर। तो कट कटा के, ठीक है, या फिर तुम यहां से ले लो। देखो अगर मैं μ2 वैसे ही रखूं, μ2 नीचे क्या ले आऊं, तो ये क्या हो जाएगा? b अपॉन, तो b अपॉन u की जगह, b अपॉन u की जगह, b अपॉन u की जगह रखता μ2 अपॉन, ये भी कट कटा के देखो, सॉरी μ2 अपॉन कट के क्या आ जाता? यानी कि इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन क्या होता? 1 होता। मैग्निफिकेशन कितना हो जाता? 1 हो जाता। अगर कैसी सरफेस होती? प्लेन सरफेस होती। तो लाइट की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, आ रही है जा रही है, घंटों में बताओ लाइट कट रही है, हद हो गई है। अब तुम बीएससी वालों को पेपर कब से हैं? मई में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, बहुत दिन,
कितने मई से पेपर है? 3 मई के बाद में पहले हैं। 3 को पेपर नहीं होगा खैर, क्योंकि संडे होता है उस दिन। अच्छा, तुम्हारे साल में कितने बार मिड सेमेस्टर होते हैं? मिड सेमेस्टर नंबर होते हैं? अच्छा, तो सही है। तो तुम पूरा प्रोसेस सेम कर दिया। पहले ईयरली पेपर हुआ करते थे बीएससी वालों के। कर लिया? अभी रह गया है? अरे क्वेश्चन की बात करते हैं ना, ये आप तरफ कर दे रहे हैं इधर वाला। ये इसका सेंटर है जो 30 सेंटीमीटर, यहाँ कहीं इसका ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर दूर है। इधर है एयर और इधर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर। क्या है? कितनी है? 4/3। तुम्हें बताना है लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज की लोकेशन किधर? अच्छा, जो ये आइडियल गैसें होती है, नोबेल गैस जो होती हैं, इनका ऑर्बिट 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये होता है हैं? या 18, 2, 10, 18, 20 होता है? 20 नहीं होता है ना? तुम भी 2, 10, 18, 36, 54 2, 10, 18, 36, 54 2, 10, 18, 36, 18, 54 86 2, 10, 18
अब बताओ इसका आंसर क्या आया? सबसे पहले u का वैल्यू देखो, u क्या है? 2 आंसर आया। चलो हम करते हैं। फार्मूला क्या था? μ2 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u बेटा इधर है माइनस 10, कितना होगा? अपॉन μ2 माइनस μ1 अपॉन r किसकी होगी? अरे इधर है ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड, तो किसका होगा? प्लस का। अब देखो माइनस माइनस तो 4/3b 1/, यहाँ कितना हो गया? 1/3 1/90, ठीक है, 1/90। इसको उधर ले जाओ, 1/90 में सब्ट्रैक्ट कर दो 1/, एलसीएम कितना आया? 1 माइनस 8/90 हो गया, 4/3, 4 से काटा, 4 दूनी 3 से काटा, 3 तिया 2 से काटा, 15। बी का मान ही क्या आ गया? -15 का मतलब क्या है कि इमेज तुम्हारी इधर बन रही है, जिसकी डिस्टेंस होगी 15 सेंटीमीटर। ये ठीक है, ये हो गया भैया। आया YouTube माइनस का 15 सेंटीमीटर इमेज काम को देखो अंदर भी हो फार्मूला याद रखो, μ2 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। हो गया? उतार लिया? अब देखो सर, एक बार जरा सोचना, मैंने 2 चीजें ली, यही बात है, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। अब तुम देखना तो थोड़ा अच्छा कर दो उसको। अगर देखो बच्चों ऐसा है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जरा सोचना सर, इसकी रेडियस r होगी, इसकी भी भैया इधर होगी r होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सोचो कि सर ऐसा है, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है फार्मूला क्या होता है? μ2 अपॉन माइनस μ1 अपॉन इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इधर रखा है, तब इधर रखा है तो अब ऑब्जेक्ट के दूसरा साइड वाला क्या है? μ1। इधर ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड वाला क्या था? यहाँ ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड वाला तो μ1 अपॉन b माइनस ऑब्जेक्ट के साइड वाला μ2 अपॉन u, μ1 माइनस μ2 अपॉन ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर मैंने कहा ऑब्जेक्ट के साइड इधर था, तो ये μ2 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब ऑब्जेक्ट ही अगर उधर रखा होता, अब क्या करेंगे सर? तो जिधर दूसरी साइड क्या है? μ1, तो μ1 अपॉन b माइनस μ2 अपॉन u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r, ठीक है। तो ये अलग अलग फार्मूलास ऐसे बन जाएंगे, अगर कभी गलती हो जाती है ऐसा कुछ आता है। अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ हो,
कैसा ही रखा हुआ हो, तुम लोग क्वेश्चन को इसमें कर दोगे। ठीक है, अच्छा एल्काइल मेटल कौन से होते हैं? मटेरियल होते हैं, कौन से होते हैं? तुम्हारे कोर्स में एल्कलॉक एलिमेंट है और डी भी है, चारों है। ऐश काट दिया, खत्म कर दूं? अब देखो बेटा, अब है मेरे लेंसेस। लेंस कितने प्रकार के? बेसिकली 2 प्रकार के। ठीक है, उन प्रकार में प्रकार खत्म हुए हैं। लेंस मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। सर कॉन्वेक्स क्या होता है? पहले ये देखो, कॉन्वेक्स का मतलब हो गया इस प्रकार का लेंस कहलाएगा कॉन्वेक्स लेंस, और इस प्रकार का लेंस कहलाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा और हमेशा, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा और हमेशा टॉल है। समझ आ रही है? अब देखो, हम लोग जो भी लोग ग्लासेस लगाए हुए, चश्मे लगाए हुए हैं, हम लोग नंबर के, वो सब हम लोग आंखों के अगले क्या लगाए हुए, चश्मे में लेंस लगाए हुए। ठीक है, लेंस में तुम लोग जो, हम सब लोग जो चेक कराने आके जाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करता है, तुम्हारी पावर लिखता है, और पावर हमेशा किसमें लिखता है? माइनस में। क्यों? जिसकी पावर माइनस में होगी वो कौन सा लेंस लगा रहा होगा? कॉनकेव। ठीक है, जिसकी पावर पॉजिटिव में होगी वो कौन सा लेंस लगा रहा होगा? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स, अगर तुम लोग इसे एक एज के बाद में जो लेंस लगता है ना, वो तुम्हारा कॉन्वेक्स लगता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस में क्या होता है? कॉनकेव लेंस में हम लोगों को कोई भी चीज जो दूर की होती है वो स्पष्ट नहीं दिखती है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखती है। अब पास और दूर को हम लोग कैसे डिफाइन कर पाते हैं? पास और दूर को डिफाइन कर पाते हैं 25 सेंटीमीटर से। ठीक है, अगर हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर तक का हमें स्पष्ट दिख रहा है, यानी कि हमारे पास की यानी कि हम लोगों को कॉन्वेक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 50 सेंटीमीटर से दूर का ठीक से नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ गई। ठीक है, यानी कि हमारे आंखों के लिए कॉनकेव लेंस लगेगा। तुम देख लोगे कि एक एज के बाद में आप लोगों की मम्मी, बुआ या मौसी जो भी हुई, वो कभी भी अगर जैसे सुई में धागा भी डाल रही है, ठीक है, या फिर चावल भी बीन रही है, कुछ भी होता है ना, तो थोड़ा दूर से बीनती है। कुछ लोग होते हैं वो कहाँ से बोलती है? दूर से। क्यों? क्योंकि वो अगर पास रख देती तो उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। ठीक से दिखाई नहीं देता, यानी कि उनके लिए कौन सी जरूरत है? कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत है। अगर जिनको अगर चश्मा बनेगा तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। अच्छा, कुछ लोगों के तुमने देखे होंगे कि कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं कि उनकी आंखों में दोनों लेंसेज होते हैं। अगर तुम कभी देखो दादी दादा के चश्मा देखना, तो उनका चश्मा, जैसे एक लेंस होता है चश्मे का, तो उनका चश्मा देखना, उनका चश्मा कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये लेंस अलग होता है, ये लेंस अलग। तो जो ये लेंस लगा हुआ होता है वो होता है कॉन्वेक्स, और ये लेंस लगा हुआ होता है वो होता
यानी कि ना तो उन्हें पास का ठीक से दिखता है और ना ही उन्हें दूर का ठीक से दिखता है। जब पास और दूर दोनों का ठीक से नहीं दिखता है तो वो कौन से लेंस का इस प्रकार से लेंस का यहाँ पर यूज होता है। तो बेसिकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स, देखो मिरर में भी इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव थी और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, यहाँ पर भी इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। और अब ये कई प्रकार के होते हैं, ये भी ठीक है। कॉनकेव लेंस में भी कई प्रकार के होंगे, एक होगा बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स, एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है। ये सब उसके प्रकार हैं। उसके बाद में आता है हमारा जैसे लेंस का फार्मूला, ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला एक होता है, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला। इसकी भी 6 तरीके हैं कैसे कैसे इमेज बनती है। कॉन्वेक्स में भी कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं किस प्रकार से इसकी इमेजेस बनती है, उसके भी तरीके हैं, ठीक है। तो कल क्या है, कल दिन कौन सा है? कल बुधवार है, ठीक है। कल दिन सुबह कल हम लोग मिलते हैं पहली क्लास में छुट्टी और क्या।